स्वागत है आपका फिर से एक नए करंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक कुमार गौरव सर द्वारा संकलित करंट अफेयर त्रैमासिक विशेष अंक का क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य चैप्टर नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। ठीक है, तो इसका जो हेडलाइन है कुछ वो देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य, पहला हेडलाइन है। दूसरा है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 घोषित किया गया है। ठीक है, ईरान की नई राजधानी मकरान है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और जनरेशन बीटा का पहला बच्चा क्या बोलते हैं कि मिजोरम में पैदा हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य का अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाने की घोषणा हुई और मेगा और मीगा मैंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन की नई अवधारणा मोदी जी ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलिए अब ये हेडलाइन था, अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा पहले तो जूम कर देते हैं, इसको जूम करके और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, पहला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष अस्थाई सदस्य। ठीक है, तो क्या हुआ है कि 2 जनवरी 2025 को डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ठीक है, सोमालिया जो अफ्रीका देश का है, ठीक है, उसने क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थाई सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है। ठीक है ना, जिसने किसका स्थान लिया है? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की स्थान लिया है। ठीक है, तो अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में कौन कौन लिया है? तो इसका ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है DSP2G। डी से हो गया डेनमार्क, एस से हो गया सोमालिया, पी से हो गया पाकिस्तान और पनामा, P2 हो गया, और जी से हो गया ग्रीस। द DSP2G ऐसे ही अगर याद कर लेंगे। ठीक है, और किसका स्थान लिया है? तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का स्थान लिया है ये। ठीक है, तो पाकिस्तान भी 2 साल का पाकिस्तान भी है उसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में। टोटल 5 देशों ने क्या बोलते हैं सदस्यता 2 वर्षों के लिए लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पहले तो वर्तमान में UNSC जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य को निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसको हर एक 2 साल पे वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि भारत 2021 तक 8 बार अस्थायी सदस्य UNSC का रह चुका है। और बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का 5 कौन कौन देश है जो अस्थायी सदस्य है? तो पहला है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है फ्रांस। ठीक है, और बात करते हैं कि एक अमेरिका हो गया, तो एक अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, UK हो गया 2, तीसरा हो गया रूस, चौथा हो गया चाइना, 5वां हो गया फ्रांस। ये 5 सदस्य UNSC के मैंने यूनाइटेड नेशन स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थाई सदस्य हैं। और क्या कहते हैं कि एक ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन 5 के पास वीटो पावर होता है। ठीक है, इन 5 के पास वीटो पावर होता है कि अगर किसी बिल पर अगर एक ने भी मना किया तो वो रुक जाता है, इसलिए इस समूह को P5 बोला जाता है, P5 समूह कहा जाता है। और बात करते हैं कि यूनाइटेड परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड द्वारा हुआ था। ठीक है, आगे अगला टॉपिक है ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बन गया है। ठीक है, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बन गया है। तो बात करते हैं कि 6 जनवरी 2025 को ब्राज़ील ने घोषणा किया कि इस बार ठीक है विश्व का अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है। तो उसी ने क्या किया, घोषणा किया है कि इंडोनेशिया विश्व का पूर्ण सदस्य बन गया है। और ब्राज़ील चूँकि 2025 में इस संगठन का अध्यक्ष है, ठीक है ना, विश्व का अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि
ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो 2006 में ब्रिक्स का गठन हुआ था, जिसमें 4 देश शुरुआत में शामिल हुए थे। ठीक है, एक पहला था, बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया और सी से हो गया चाइना। तो ये 4 से ब्रिक हुआ था, ब्रिक। ठीक है, और बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका उसमें शामिल हो गया था। ठीक है, और 2024 में, ठीक है, 2024 में क्या कहते हैं कि 1 2 3 4 ने और सदस्यता लिया था। एक था ईरान, एक था मिस्र, एक इथोपिया और एक संयुक्त राष्ट्र अमीरात। ठीक है, तो 2024 में कौन कौन, तो क्या कहते हैं कि पहले कितना था, शुरुआत में 4 है, एक 2010 में दक्षिण अफ्रीका हो गया तो 5 हो गया, और 4 2024 में कौन कौन, ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई। ये क्या कहते हैं कि 4। अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। ठीक है, और बात करते हैं कि और 9 हो गया, और 10वां सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने इसमें भाग ले, क्या कहते हैं कि सदस्य बन चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन है कि ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश नाइजीरिया बन गया है। ठीक है, ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बन गया है? नाइजीरिया। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या बोलते हैं, सबसे, नाइजीरिया के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि नाइजीरिया सबसे हाईली डेंस्ड पॉपुलेशन वाला जो देश है नाइजीरिया ही है अफ्रीका का। वो ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश बन गया है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ब्रिक्स समूह का जिसकी अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है, उसने घोषणा की है कि नाइजीरिया विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ब्रिक्स ब्लॉक के 9वें भागीदार देश के रूप में क्या होता है कि सदस्यता स्वीकार कर लिया है। ठीक है, इसमें 9 में कौन कौन है? तो देखिए, नाइजीरिया हो गया, बेलारूस हो गया, बोलीविया हो गया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये 9 क्या कहते हैं कि देश ब्रिक्स के भागीदार देश में है। ठीक है, और बात करते हैं, पहले भी बोल चुके हैं कि ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ था, जिसमें शुरुआत में 4 देश थे, कौन कौन, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका उसमें शामिल हो गया, तब जाके इसका नाम पड़ गया ग्रुप ऑफ 7, जिसको G7 कहा जाता है। पूछ देता है जी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, इसमें अग्रणी औद्योगिक देशों के मतलब कि जो अभी डेवलपिंग कंट्री है उसका ये ग्रुप है। ठीक है, विकासशील देशों का ये ग्रुप है। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 मिनट आगे देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य इंडोनेशिया बन गया। ठीक है, तो ब्रिक्स का क्या देश बना है? 10वां। अब ब्रिक्स के द्वारा ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया गया था, उसका क्या सदस्य बना है इंडोनेशिया? तो 9वां सदस्य। थोड़ा सा याद रखिएगा, 10 और 9। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य इंडोनेशिया बन गया है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य बनने वाला इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बनने की घोषणा कर दिया है। ठीक है, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो, जो इस बार हम लोग के 76th रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट भी थे, उन्होंने घोषणा किया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का वो 9वां सदस्य बनने जा रहे हैं। ठीक है, और अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं दिल्मा वाना रूसेफ, ठीक है, दिल्मा वाना रूसेफ, उन्होंने क्या कहते हैं कि ये घोषणा किया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य इंडोनेशिया बनेगा। ठीक है, और बात करते हैं कि 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने वाला भी 10वां देश इंडोनेशिया ही था। ठीक है, और बात करते हैं कि अभी वर्तमान में NDB जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख कौन है? दिल्मा रूसेफ हैं। ठीक है, जो दोबारा चुने गए हैं, फिर से चुने गए हैं, जो रूसेफ अगले 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है, अगला हेडलाइन है कि हाई स्पीड ट्रेन का 450 का अनावरण हुआ है। चाइना ने विश्व का सबसे तेज हाई स्पीड 450 का अनावरण किया है, जिसकी मैक्सिमम हाई स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, और परिचालन गति एवरेज क्या बोलते हैं कि वाणिज्यिक परिचालन गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। तो CR 450 का किसने किया अनावरण? चीन ने किया, जो विश्व का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग की चाइना का एक महत्वाकांक्षी किसके अंतर्गत किया है? तो चाइना ने एक महत्वाकांक्षी योजना है कि 2035 तक उसका हाई स्पीड रेल नेटवर्क का
70,000 किलोमीटर तक विस्तारित करना उसका टारगेट है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश चीन बन गया। ठीक है ना, लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष स्थान चीन बन गया। तो पहला स्थान पे कौन है? चिली है। देख लेते हैं कि नहीं, चिली है ना। हाँ, पहला स्थान पे चिली है, दूसरे स्थान पे चाइना बन गया है। रीजन क्या है कि लिथियम भंडार का नया खोज हो गया है। तो चाइना के तिब्बत के एक स्थान जिसका नाम है चिकुन सोंग पान गंजी क्षेत्र, जिसमें 2800 किलोमीटर लंबी स्पोड्यूमिन खदान और किंग हाई तिब्बत पठार में कुछ लिथियम नमक झील की खोज हुई है, जिसमें जो चीन का जो पहले लिथियम का भंडार था वो 6% से बढ़कर 16.5% हो गया है, और इसी के साथ वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम धारक देश बन गया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे सर्वाधिक किसका है, तो इस क्या कहते हैं कि इस लिथियम बेल्ट, जो ये लिथियम बेल्ट है चाइना का तिब्बत में, उसमें 6.5 मिलियन टन से अधिक का संचयी भंडार है, जो कि चीन अब चिली के पीछे और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए सबसे एक नंबर पे कौन आ जाएगा? सबसे एक नंबर पे लिथियम भंडार में चिली आ जाएगा, दूसरा पे चाइना, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अर्जेंटीना, पाँचवा बोलिविया क्या कहते हैं कि है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये हो गया। आगे ये देखते हैं जनरेशन बीटा। तो जनरेशन बीटा का पहला बच्चा, पहले तो देखते हैं कि जनरेशन बीटा का 2025 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जनरेशन बीटा 2025 से स्टार्ट हुआ है और 2039 तक चलेगा। टोटल 14 वर्षों के लिए तक जनरेशन बीटा चलेगा। ठीक है, तो जनरेशन बीटा का 2025 का, ठीक है, पहला बच्चा, ठीक है, एक मिनट। तो जनरेशन बीटा 2025 में शुरू हुआ है और ये 2039 तक चलेगा। और बात करते हैं कि जनरेशन बीटा उसके बाद जो आने वाला जनरेशन है उसको जनरेशन गामा कहा जाएगा, जो 2040 से लेके 2054 के बीच में पैदा होने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व करेगा। आगे बात है कि जनरेशन बीटा किस चीज़, जनरेशन बीटा के लिए डिजिटल और भौतिक दुनिया सहज हो जाएगी। और बात करते हैं कि जनरेशन बीटा एक ऐसे युग में रहेगा जहां शिक्षा और कार्यस्थलों को लेकर स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन एवं एआई और स्वचालन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरी तरह अंतर्निहित हो जाएगा। मतलब एआई से सब बहुत ही सहज हो जाएगा। और जनरेशन बीटा शब्द ऑस्ट्रेलिया क्या बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के भविष्यवादी मार्क मैक्रीडल ने गढ़ा। ठीक है ना, तो जनरेशन बीटा शब्द देने वाला कौन है? ऑस्ट्रेलिया के मार्क मैक्रीडल दिए हैं। ठीक है, बात करते हैं जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय मिजोरम में पैदा लिया है। तो मिजोरम के राजधानी आइजोल में, ठीक है, जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय क्या पैदा लिया, जिसका नाम है फ्रेंकी रेमरुआट डिका जादेंग। ठीक है, क्या नाम है? फ्रेंकी, मतलब फ्रैंक है लड़का, फ्रेंकी रेमरुआट डिका जादेंग है। ठीक है, आगे देखते हैं दुनिया का सबसे बड़े उभयचर जहाज सिचुआन। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े उभयचर जहाज सिचुआन का अनावरण हुआ है। चीन ने विश्व के सबसे बड़े उभयचर आक्रमण जहाज टाइप 076 सिचुआन का संघाई डॉकयार्ड में अनावरण किया है। ठीक है, और बात करते हैं कि दक्षिण पश्चिम चीन प्रांत के नाम पर सिचुआन नाम रखा गया है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि इसकी क्षमता अमेरिका के पास है उभयचर जहाज, उससे 230 गुना अधिक है। और बात करते हैं कि सिचुआन में 40,000 टन से अधिक पूर्ण भार विस्थापन है। माने कि इसमें ये कितना भार सहने का क्षमता है? 40,000 टन। और बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है, तो विद्युत चुम्बकीय कैटापुल अरेस्ट तकनीक इसमें शामिल है। और क्या है? इसका फिक्स विंग विमान है, हेलीकॉप्टर और उभयचर उपकरण ले जाने की सक्षम बनाती है। ठीक है, इसे फिक्स विंग विमान, हेलीकॉप्टर और उभयचर उपकरण ले जाने के सक्षम बनाती है। तो देखिए एक बार देख लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े उभयचर जहाज सिचुआन का अनावरण हुआ है। किसने किया? चीन ने किया है, जो कि अमेरिका से 230 गुना अधिक क्या होता है कि भार ढोने की क्षमता है। इसमें आगे बात करते हैं, पावरफुल है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025। तो
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया। आगे बात करते हैं किनके याद में, तो देखिए 2025 में जर्मन भौतिक विज्ञानी थे वर्नर हाइजेनबर्ग, ठीक है, उनके द्वारा लिखित शोध पत्र का 100 वर्ष पूर्ण गया है। इन्हीं के याद में क्वांटम यांत्रिकी के जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी का नींव रखा था हाइजेनबर्ग ने, उन्हीं के याद में 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्वांटम विज्ञान वर्ष घोषित कर दिया है। और देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास दिवस, और बात करते हैं ग्लेशियर के संरक्षण के लिए ग्लेशियर संरक्षण दिवस घोषित किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2024 में, पिछले साल 2024 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट दिवस था। ठीक है, आगे बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, क्या किया है, सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कौन कौन सा 2025 को कौन कौन सा वर्ष है। तो क्वांटम विज्ञान वर्ष हो गया, ठीक है, उसका सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष, ग्लेशियर के संरक्षण का वर्ष हो गया 2025। 2024 तो ऊँट का वर्ष था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2023 क्या था, मोटे अनाज का था। ठीक है, आगे बात करते हैं रक्षा मंत्री ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समुदाय का वर्ष 2025। यूएई के जो राष्ट्रपति है, यूएई के राष्ट्रपति, ठीक है, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, ठीक है ना, क्या है, शेख मोहम्मद बिन जायद ने यूएई के जो कि राष्ट्रपति है, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 2025 को समुदायों का वर्ष घोषित किया है। किसका किया है, समुदायों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, और इसमें कहा है कि समाज में एकता और समावेश को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यूएई के राष्ट्रपति ने समुदायों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, और आगे बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ है। ठीक है ना, इसका विषय क्या था इस बार का एरो इंडिया 2025 से जो शो हुआ है उसका विषय क्या था, रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं रानी हतशेपसुत, ठीक है, रानी हतशेपसुत जो कि लगभग 1539 से लेकर 1292 ईसा पूर्व तक का क्या हुआ है कि मिस्र के पुरातत्वविदों ने लक्सर के पास नील नदी के पश्चिमी तट पर फिरौन के रानी हतशेपसुत से जुड़े मंदिर के हिस्से को क्या कहता है कि शामिल है, उसका खोज किया है। ठीक है, बात करते हैं ये कौन थी, तो बात करते हैं कि 18वें राजवंश लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व में रानी हतशेपसुत, जिनकी मृत्यु लगभग 1458 के ईसा पूर्व में हुई थी, वो मिस्र का शासन करने वाली कुछ मुट्ठी भर महिलाओं में से एक थी। ठीक है, उनके सदियों बाद उनके घाटी मंदिर को जानबूझकर ध्वस्त किया गया है। ठीक है, तो मिस्र के शासन करने वाली कुछ मुट्ठी भर महिलाओं में से एक रानी हतशेपसुत के कब्र का क्या कहते हैं कि जानबूझकर ध्वस्त किया गया, जो कि लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व के बीच नील नदी के पश्चिमी तट पर, ठीक है, था फिरौन रानी हतशेपसुत का। ठीक है, तो उनका मंदिर के हिस्सों का क्या कहता है कि ध्वस्त किया गया है। आगे बात करते हैं सिल्वर नोटिस, तो इंटरपोल है ना, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1923 को हुआ था। उसने सिल्वर नोटिस जारी किया है। ठीक है ना, अब सिल्वर नोटिस किस लिए जारी किया है, क्या है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लॉन्ड्रिंग संपत्ति पर नज़र रखने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार अंतर्राष्ट्रीय नज़र रखने के उद्देश्य से इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया है। आगे बात करते हैं कि
इस पायलट प्रोजेक्ट का भारत सहित 52 देश में इस पायलट प्रोजेक्ट में भारत सहित 52 देश शामिल है, ठीक है, जिसमें जिसमें लगभग दर्जनों भगोड़े आर्थिक अपराधी और विदेशों से में स्थानांतरित और काला धन के मुद्दे से रिलेटेड लोगों को इसमें शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं कि सिल्वर नोटिस इटली के अनुरोध पर, सिल्वर नोटिस किसके अनुरोध पर, तो इटली के अनुरोध पर जारी किया गया है। और बात करते हैं कि इंटरपोल की स्थापना 7 जुलाई बोल देते ना, 7 सितंबर होगा, ठीक है, 7 सितंबर 1923 को वियना में स्थापना हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं कि वर्ष 1956 से इसे, पहले इसका नाम कुछ और था, ठीक है, वर्ष 1956 से इसे इंटरपोल नाम दिया गया। 1956 से इसका नाम इंटरपोल कर दिया गया, पहले कुछ और नाम था। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। कहाँ है, लियोन फ्रांस में है, ठीक है। और स्थापना के समय क्या बोलते हैं कि ये हो गया है। अब देखते हैं कि इंटरपोल का जो प्रमुख कुछ नोटिस है उसका देखते हैं। एक तो है रेड नोटिस, जो क्या कहते हैं कि जिसका यूज हम लोग इंटरपोल सज़ा काटने के लिए, वांछित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए करता है। एक है येलो नोटिस, जो लापता व्यक्ति होता है, अक्सर नाबालिगों या ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए केंद्रित होता है, जो खुद के पहचान बताने में असमर्थ होता है, उसके लिए येलो नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है ब्लू नोटिस, ठीक है। अगला क्या है, ब्लू नोटिस आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान और गतिविधि के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के लिए ब्लू नोटिस इंटरपोल जारी करता है। अगला है ब्लैक नोटिस अज्ञात सबों के बारे में जानकारी देने के लिए ब्लैक नोटिस होता है। अगला है ग्रीन नोटिस किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए, ठीक है, और व्यक्ति की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं कि, और संभावित खतरा को, माने क्या हुआ, ग्रीन नोटिस क्या होता है कि व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए और व्यक्ति की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा अगर के बारे में जानकारी देने के लिए ग्रीन नोटिस जारी करता है इंटरपोल। एक है ऑरेंज नोटिस, जिसमें किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देने के बारे में और गंभीर और आसन खतरा को दर्शाने के लिए ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। एक है पर्पल नोटिस, अपराधियों द्वारा इंटरपोल की इस्तेमाल की जाने वाली कार्य प्रणाली, वस्तुओं और उपकरणों को छिपाने का तरीका के बारे में बताने के लिए पर्पल नोटिस जारी करता है इंटरपोल। अगला है भारत UN CEBD में शामिल। अब देखते हैं कि UN माने यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डाटा। CEBD का मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डाटा, ठीक है ना। CEBD में शामिल हो गया भारत, UN CEBD में शामिल हो गया, ठीक है। तो देखिए, भारत ने आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की प्रतिष्ठित समिति UN CEBD में शामिल हो गया है, ठीक है। UN CEBD का उत्पत्ति वर्ष 2014 में इसका क्या होता है कि गठन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया इनका पहला अध्यक्ष था, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया इसका पहला अध्यक्ष था। और बात करते हैं कि UN CEBD का नेतृत्व अब एक अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका और 2 उपाध्यक्ष, इस बार एक अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका है और 2 उपाध्यक्ष डेनमार्क और UK कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें 31 सदस्य देश हैं और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत सहित शामिल है, ठीक है। इसमें 31 सदस्य देश है और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत सहित शामिल है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ईरान की नई राजधानी मकरान को बनाने की घोषणा की गई है। तो ईरान आर्थिक और पारिस्थितिकी चिंताओं के कारण तेहरान से अपनी राजधानी को दक्षिणी मकरान हस्तांतरित करने की क्या कहते हैं कि घोषणा किया है, ठीक है। और बात करते हैं कि दिक्कत क्या आ रहा है तेहरान में, कि वहाँ की आबादी 9 मिलियन से ज़्यादा हो गया है, जिससे लगातार बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जिसमें क्या है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में तेहरान आ गया है और गंभीर वायु प्रदूषण है, पानी की कमी है और बिजली और गैस के बार बार होने वाली समस्या से ग्रसित है। इसीलिए ईरान की राजधानी तेहरान से दक्षिणी मकरान करने की घोषणा
किया। इसको इसकी सर्वप्रथम विचार, ठीक है ना, तेहरान से मकरान करने की सर्वप्रथम क्या विचार 2000 के दशक में, ठीक है, प्रारंभ कौन किया था? महमूद अहमदीनेजाद, जो राष्ट्रपति काल में 2000 के ईस्वी में, ठीक है, ऐसा करने का प्रस्तावना लाया गया था। लेकिन अभी मामला ज़्यादा गंभीर हो गया है, तो अभी के वर्तमान राष्ट्रपति ने क्या कहते हैं कि तेहरान से मकरान करने का राजधानी घोषणा किया है। आगे बात करते हैं इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड, ठीक है, इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड और जापान, इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड और जापान ने एक संयुक्त के भागीदारी, कौन सा नाम है? मेसर्स, जापान के कंपनी का नाम क्या है? ईतोआ माइक्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, YMLT, ऐसे याद रख लीजिए, YMLT और क्या नाम है? इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने एक MOU पर साइन किया है, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के साथ आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। और ये प्रस्तावित सुविधा का नाम है सिलिकॉन कार्बाइड चिप को बनाने पर मेन ध्यान केंद्रित रहेगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं देखिए इसमें क्या होगा, जो एक बार में सिलिकॉन कार्बाइड फैब्रिक सुविधा में 10,000 वेफर प्रति माह उत्पादन क्षमता होगी इसका, और 2 से 3 वर्षों के भीतर इसको बढ़ा के 10,000 से 50,000 वेफर प्रति माह करने का लक्ष्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स। देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, ठीक है ना, जिसमें क्या कहते हैं कि CSI में IIT बॉम्बे, iCreate, NRDC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान, ठीक है, के साथ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसका मेन उद्देश्य है नवाचार और उद्योग सहयोग को मजबूत बनाना, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मुंबई का नया इनोवेशन सेंटर जो, ठीक है, जो ये है CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स सेंटर, ठीक है, ये 9 मंजिला है, जिसमें 24 रेडी टू मूव इंक्यूबेशन लैब है, ठीक है, और बहुत सारे सुविधाएं हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि CSIR जिसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च, ऐसे करके इन्वेंशन एंड रिसर्च करके CSIR का गठन कब हुआ था? 1942 में, ठीक है, 1942 में हुआ था। आगे बात करते हैं भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन द्वारा, ठीक है, नई दिल्ली में के मोबिलिटी शो में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, जिसको IEVTOL बोला जाता है, एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य का क्या बोलते हैं कि अनावरण किया गया है। और बात करते हैं कि शून्य को 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका अधिकतम 680 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 यात्री की क्षमता है, ठीक है ना। तो इसका 6 आदमी का क्षमता है, 680 किलोग्राम इस वजन उठा सकता है। आगे बात करते हैं कि यह वर्तमान में सबसे अधिक पेलोड वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, ठीक है। और यह विमान 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कहीं भी पहुंच सकता है। और शून्य इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये एक तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, और स्वच्छ और स्थायी शहरी परिवहन के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये भारत के स्मार्ट सिटी के प्रयासों में बल देगा। ये आगे बात करेंगे सरला एविएशन 2028 तक शून्य को बेंगलुरु में बेंगलुरु के बेंगलुरु का जो ट्रैफिक समस्या है उससे निजात पाने के लिए बेंगलुरु में इसको लॉन्च करेगा। उसके बाद इसका आगे का जो आगे अपनी सेवा को एक्सटेंड करके मुंबई, दिल्ली और पुणे तक विस्तारित करेगा। और बात कर देते हैं कि
सरला एविएशन ने सटीक निर्माण फर्म सोना स्पीड के साथ समझौता किया है, जो शून्य के लिए मोटर और लैंडिंग गियर का डिजाइन और निर्माण करता है। और बात करते हैं कि शून्य ईवीटॉल ठीक है का इस्तेमाल आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर सकते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र संस्था, ठीक है, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्था आंध्र प्रदेश, देखिए जिसका नाम पहले केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र था राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है। ठीक है ना। और इसी के साथ ICAR ने तंबाकू के अलावा 4 और व्यावसायिक फसल जैसे हो गया हल्दी मिर्च अरंडी और अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा को इसमें क्या कहते हैं कि नया प्रोडक्ट को शामिल कर लिया है कि आंध्र प्रदेश में जो पहले था केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, उसका स्थापना 1947 में आज़ाद हुआ था। उसी समय CTRI का मतलब हुआ सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTRI की स्थापना 1947 में हुआ था, जिसका नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान, जिसमें 4 व्यावसायिक फसलों को जोड़ा गया, जैसे हल्दी मिर्ची अरंडी और अश्वगंधा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ठीक है, तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरी एंड रिसर्च फैक्टर स्टडी द्वारा जो प्रकाशित डाटा है, उसमें 1950 के दशक में 6.18 की प्रजनन क्षमता से घटकर अभी 2021 में प्रजनन क्षमता, ठीक है, 1.9 हो गया है। ठीक है, तो देखिए और 2021 तक भारत में कुल प्रजनन दर में और गिरावट होके, ठीक है, 1.9 से 1.04 हो जाएगा, जो प्रति महिला मात्र एक बच्चा का क्या कहते हैं कि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, जो कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिणामों के लिए चिंताएं पैदा कर रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात देखिए जो है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इसमें कहा गया है कि जो प्रतिस्थापन स्तर और प्रजनन क्षमता है, जो कि एक होता है ना कि प्रतिस्थापन दर क्या होता है, मतलब कि क्या होता है हम दो हमारे दो, उसमें भी गिरावट हो गया है, 1.9 ही है। बताइए भारत का जो प्रजनन दर अभी वर्तमान में 1.9 है। ठीक है, तो कम से कम हम दो हमारे दो तो होना चाहिए। 2021 में अनुमान लगाया गया है कि ये प्रतिस्थापन दर प्रजनन दर का प्रतिस्थापन दर 1.04 हो जाएगा, मतलब एक महिला पे एक ही बच्चा पैदा करने का ट्रेंड चल चुका है अभी। ठीक है, तो ये आगे चल के बहुत ही चिंता का विषय बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री हुआ अपराध घोषित। तो ब्रिटेन जो UK है, ब्रिटेन सरकार ने बाल यौन शोषण सामग्री CSAM को जो AI जनरेटिव टूल है उस पर नकेल कसते हुए इस पर बैन लगाया है, और ये कहा है कि इसमें 1 जनवरी 2025 को UK के गृह मंत्रालय ने 4 नए कानून की घोषणा की है, जिसमें कि AI जनरेटेड CSAM जो बाल यौन शोषण AI जनरेटेड जो सामग्री है उस पर खतरे को देखते हुए इसको निपटने के लिए इस पर बैन लगा दिया है। ठीक है, जिसमें कि AI द्वारा जनित CSAM में बाल यौन शोषण के तस्वीर और वीडियो शामिल है, और टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव टूल इस सब पे बैन लगाया गया है। ठीक है, और बात करते हैं कि अगर इसमें कोई बंदा CSAM माने बाल शोषण सामग्री को अगर इसका क्या कहते हैं कि AI टूल को रखता है या बनाता है या वितरित करता है तो उसे 5 साल का सज़ा दिया जाएगा, और क्या कहते हैं कि अगर कोई इसको सिखाता है तो इसको 3 साल का जेल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जोगी घोपा टर्मिनल। ठीक है, तो जोगी घोपा टर्मिनल, तो देखिए केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय, ठीक है, के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में जोगी घोपा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का अनावरण किया है, जो कि
इसमें 2 जहाज़ शामिल थे। एक था MV पद्म नेविगेशन 2 सेकेंड और एक था MV त्रिशूल, ठीक है। और 2 वज्र अजय और दीक्षु को हरी झंडी दिया गया है, ठीक है। हरी झंडी दिया गया और 110 मिलियन टन कोयला और पत्थर के चिप के साथ लेकर बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ है। आगे बात करते हैं कि इससे क्या होगा, कि इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका उद्देश्य है कि भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना इस जोगी घोपा टर्मिनल का मेन उद्देश्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल बांग्लादेश सीमा से 100 किलोमीटर दूर है और क्या बोलते हैं कि गुवाहाटी टर्मिनल से 147 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बात करते हैं कि क्या है, आगे है कि रूस यूक्रेन युद्ध को समापन करने के लिए वार्ता जेद्दा में हुआ है, ठीक है। तो देखिए लड़ाई किसके किसके बीच में है, रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ है। अब बैठक किसके किसके बीच में हुआ है, सो देखिएगा अमेरिका और यूक्रेन के बीच में हुआ है, बताइए। और ऐसा हुआ है ना। तो देखिए रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए जेद्दा में क्या हुआ है कि बैठक हुआ है। तो रूस यूक्रेन संघर्ष का समाप्त करने के लिए सऊदी अरब के जेद्दा में यूक्रेन और अमेरिका के बीच में, बताइए, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में बैठक हुआ है, आधिकारिक बैठक हुआ है, जिसमें अमेरिका के तरफ से क्या बोलते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने, ठीक है, क्या कहते हैं कि इसकी अध्यक्षता किया है। और क्या कहते हैं कि इसमें दोनों पक्ष के ने लाल सागर बंदरगाह शहर के रिच्ड कार्लटन होटल में बैठक हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं कि पहले क्या होता है, यूक्रेन यूएसएसआर का ही भाग था, ठीक है। लेकिन क्या है कि यूक्रेन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद अब यूक्रेन भी स्वतंत्र हो गया 1951 में, ठीक है। आगे बात करते हैं मेगा एंड मीगा की नई अवधारणा। मेगा का फुल फॉर्म होता है, मेगा का होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मीगा का होता है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ठीक है। तो ये दोनों एग्रीमेंट हुआ है, ठीक, भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अमेरिका के दूसरी बार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ विशेष बैठक में मेगा और मीगा की नई अवधारणा का क्या कहते हैं कि शुभारंभ किया है, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अमेरिका के दौरा पे थे, जहाँ पे भारत को फिर से महान बनाओ और अमेरिका को फिर से महान बनाओ की अवधारणा का क्या होता है कि आधार रखा है, ठीक है। जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने बोला कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन, ठीक है ना, द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन तक ले जाने की क्या लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने की भी घोषणा की है। और नाटो सहयोगी इजराइल, जापान जैसे देशों के साथ F-35 खरीदने वाले देश के क्लब में भारत भी शामिल हो जाएगा। तो F-35 लड़ाकू विमान देने की घोषणा भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को किया है। और बात करते हैं कि एक और घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में के आरोपी तहबूर राना को भारत को प्रत्यार्पित करने की घोषणा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, ठीक है, की घोषणा हुआ है। 12 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNGA ने 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस घोषित करने का, ठीक है, क्या होता है घोषणा किया है। और ये बहरीन और किरीबाती द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के बाद, ठीक है, इसमें भारी मतों से क्या कहते हैं कि इसको पारित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया जाएगा, ठीक है। भारत, तुर्की, पेरू और पैराग्वे मतदान से दूर रहे, जबकि अमेरिका एकमात्र देश था जो मतदान खिलाफ में करने वाला, एकमात्र देश अमेरिका है। और भारत, तुर्की, पेरू और पैराग्वे मतदान से दूर रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई मनाने का घोषणा कौन किया, UNGA ने किया है। और बहरीन और किरीबाती के पेशकश पर इसको क्या पारित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, इधर ये है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि 25 जुलाई को मेरा बर्थडे कब है, 20 जुलाई, उसके 5 दिन बाद मैंने 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। 25 जुलाई को न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा किया गया है, ठीक है ना। तो बात करते हैं 25 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा। न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा 25 जुलाई को किया गया। आगे बात करते हैं कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसको PKK, ठीक है, पार्टी ऑफ कुर्दिस्तान वर्कर, ठीक है, ने तुर्की के साथ युद्ध विराम की घोषणा किया है, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि तुर्की ओकलान को रिहा कर देगा, ठीक है। बात करें कि 1999 से तुर्की ओकलान क्या है कि एकांत कारावास में कैद है, ठीक है। इसके कारण कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी और तुर्की के बीच में संघर्ष चल रहा है, जिसको युद्ध विराम की घोषणा किया है, लेकिन कहा है कि तुर्की ओकलान को रिहा कर देगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आगे है बलूचिस्तान लिबरल पार्टी BLA ने क्या हुआ है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में एक सक्रिय अलगाववादी समूह ने क्या किया है कि पाकिस्तान का एक ट्रेन था जाफर एक्सप्रेस, उसको हाईजैक कर लिया है और 100 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। आगे बात करते हैं कि अपेडा ने भारतीय गोली सोडा को वैश्विक पुनर्स्थान की घोषणा की है, ठीक है, जिसमें गोली का नाम क्या है, पॉप सोडा को पुनः ब्रांडेड करने का घोषणा किया है अपेडा ने। आगे अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है। आगे बात करते हैं फिलीपींस ने प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा की अनावरण किया है फिलीपींस में। आगे बात करते हैं कि 26 जनवरी 2025 को इजराइल ने UNRWA, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड मतलब कि संयुक्त राष्ट्र को जेरूसलम के परिसर को खाली करने के लिए 30 जनवरी 2025 तक संचालन बंद करने दे दिया है। बात करते हैं WHO ने उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से निपटने के लिए नियमित टेबल नमक के स्थान पर पोटेशियम युक्त नमक का यूज करने के लिए सिफारिश किया है। आगे बात करते हैं कि फिलीपींस के कृषि सचिव फ्रांसिस्को टी लॉरेल ने चावल के संबंध में खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषणा की है, ठीक है ना। इससे का मेन उद्देश्य है कि मुख्य अनाज में ऊंची कीमत की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित करें। बात करते हैं पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने चीन के बेल्ट एंड रोड क्या कहते हैं कि इनिशिएटिव के भागीदारी से बाहर होने का फैसला लिया है, ठीक है। और इस कार्यक्रम से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिका राष्ट्र कौन बन गया है, पनामा बन गया है। आगे बात करते हैं कि फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में फॉल्स व्हीलर की मिट्टी के लिए, ठीक है, फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में फॉल्स व्हीलर की मिट्टी के नीचे $92 ट्रिलियन के मूल्य का सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार, मतलब हाइड्रोजन भंडार कहाँ मिला है, फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में, ठीक है, $92 ट्रिलियन का है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि 12 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम को मॉरिशस के रेडुइट में संयुक्त रूप से अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्था का उद्घाटन किया था। पूछा जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्था का उद्घाटन कहाँ हुआ था, मॉरिशस में हुआ। और बात करते हैं कि US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने की आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया। और बात करते हैं कि तो बिटकॉइन जो है किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो ब्लॉकचेन परिसंपत्ति पर काम करता है का एक राष्ट्रीय भंडार बनाने का घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ठीक है। तो हमारा इसी के साथ क्या हुआ कि देखिए अभी तक कुछ छूटा नहीं, अभी तक हम लोग क्या है कि हम लोग का रिवीजन सेशन, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हो चुका है ना पूरा, कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के साथ, नए रिवीजन के साथ, तब तक के लिए बाय।